हेलो एवरीवन, मैं अंबुज रंजन झा आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ऑल पे स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा कंडीशंस है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट्स है, वो हम assumptions देखने वाले हैं। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें एनालिटिकल सेगमेंट्स में, लॉजिकल रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चंस दिखते हैं जिसमें कि assumptions बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो आर्गुमेंट के क्वेश्चंस हो, एजम्पशंस सबसे पहले क्लियर होना चाहिए और एजम्पशंस से क्वेश्चंस दिखता है। अगर हम बात करें यूपीएसआई की एग्जामिनेशंस की जो बहुत जल्द होने वाला, या फिर एसएससी जीडी की एग्जामिनेशंस की, तो इसमें भी एजम्पशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेगा। सबसे पहला काम है कि हम एजम्पशंस के बारे में समझते हैं कि एजम्पशंस क्या है हमारा। तो एजम्पशंस को समझना है अगर, तो एजम्पशंस की बात करते हैं, प्रैक्टिकली हमको थिंक करने। जैसे सपोज करो अभी इस बार देश में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो ये रेनी टाइम है, रेनी सीजन है, घर से आपको निकलने हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है आप, तो आप क्या करते हो कि क्लाउडी डे है, आप अम्ब्रेला लेके जाते हो। क्लाउडी डे है, कहीं डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हो सकता है बारिश हो जाए, आपने अम्ब्रेला घर से कैरी करा और लेके निकले। लेकिन जब आप जहां आपको पहुंचना था, गंतव्य तक जो पहुंचते हो आप, तो बारिश नहीं होती। तो आपने जो थिंक करा था, एक्शन के स्टार्ट होने से पहले जो आपने थिंक किया कि क्लाउडी डे है, बारिश हो सकती है, आपने अम्ब्रेला को कैरी करा। लेकिन जब आप पहुंच गए घर से, मान लो आपको ऑफिस जाना था, स्कूल जाना था, प्लेग्राउंड जाना था, तब तक बारिश नहीं हुई। एक्शन जो आपका कंप्लीटेड हुआ, उससे पहले तक जो कंडीशंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं? अजम्पशंस। और जो एक्शन कंप्लीटेड हो गया, जो इंसिडेंट था वो कंप्लीटेड हो गया, उसके बाद जो कंडीशंस आता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्क्लूजन। तो अजम्पशन और जो कॉन्क्लूजन है वो सिमिलर हो सकता है या फिर डिफरेंट हो सकता है। अजम्पशंस कॉन्क्लूजन के मोर और लेस आप कह सकते हो कि सिमिलर भी हो सकता है। कैसे? आप बारिश वाले दिनों में छाता लेके निकलते हो, बारिश होनी शुरू हो जाती है, आप छाता से बच जाते हो, छाता लेके निकलते हो तो बच जाते हो, भीगते नहीं। तो अजम्पशंस आपके कंक्लूजन से मैच करता है। लेकिन जिस दिन बारिश नहीं होती है उस दिन मिसमैच करता है, वो जो आपका अजम्पशंस था कंक्लूजन से डिफरेंट हो गया। तो ये ध्यान में रखना है कि अजम्पशंस और कंक्लूजन सिमिलर हो सकते हैं या फिर डिसिमिलर हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस को अगर हम करते हैं एग्जामिनेशंस में कम समय में, तो कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले डेफिनेशंस, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डेफिनेशंस नहीं आपको थिंक करना है। आप सिंपली देखो कि द हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, द हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट is an assumption. Assumption means what? Supposed, taken for granted. ये जो हम सपोज करते हैं कि बारिश हो सकती, जो हम assumed करते हैं, वो आपका assumption है। Assumed, supposed or taken for granted. And simply the hidden part of the statement is an assumptions. अब इसके कुछ कंडीशंस हैं कि हम किस पॉइंट्स को एज्यूम करें। तो जो भी स्टेटमेंट्स आता है, स्टेटमेंट के फेवर में हमेशा हमको एज्यूम करना है, स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना। तो उस एजम्पशंस को हम वैलिड मानते हैं जो स्टेटमेंट के फेवर में होता है। स्टेटमेंट से अवे नहीं जाना। स्टेटमेंट से अगर कोई भी एजम्पशंस अवे जा रहा, अगेंस्ट जा रहा, तो हम उस एजम्पशंस को इनवैलिड मानते हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट का, कुछ पॉइंट्स हैं, उस कंडीशंस में आपको हमेशा ही पॉजिटिव एज्यूम करना है। जैसे
एडवर्टीजमेंट का कंडीशंस, बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन करवाती, तो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, उनका क्या assumptions होता है कि अगर हम ये एडवर्टीजमेंट देते तो कंपनी का जो सेल है, कंपनी का जो ग्रोथ है, वो ऑब्वियस है कि इंक्रीज करेगा। तो एडवर्टीजमेंट के कंडीशंस में या फिर नोटिस के कंडीशंस में, अपील के कंडीशंस में, रिक्वेस्ट के कंडीशंस में, ऑर्डर के कंडीशंस में, सजेशन के कंडीशंस में, इन तमाम जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में आपको पॉजिटिव एज्यूम करना है। आपके जो एजम्पशंस होंगे वो पॉजिटिव होगा, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की बात करें, चाहे वो नोटिस की बात करें, चाहे वो अपील की बात करें, चाहे वो रिक्वेस्ट की बात करें, चाहे वो ऑर्डर की बात करें, चाहे वो सजेशन की बात करें। अपील में आप एप्लीकेशन को भी पुटअप करो। अब जैसे आप देखते हो एडवर्टीजमेंट में, न्यूज देख रहे होते हो, अभी बहुत ही पॉपुलर न्यूज है, बहुत ज्यादा न्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा अभी एनसीबी का जो कंडीशंस है, आप न्यूज में इंटरेस्टेड होते हो, जानना चाहते हो कि क्या हुआ, एनसीबी का जो मामला चल रहा है अभी, वो उसमें कुछ आया, तो बीच में न्यूज में, चैनल में आप देखते हो कि न्यूज चैनल के बीच में एडवर्टीजमेंट आ जाता है। एडवर्टीजमेंट क्या आ जाता है? फेना ही लेना। तो भाई फेना क्यों लेना? फेना ही लेना से रिलेटेड तो कंडीशंस होगा। आप न्यूज चैनल देख रहे होते, न्यूज आपके अकॉर्डिंगली है और आप बिल्कुल ही उसमें ऑल ऑफ ए सडन आता है कि नहीं फेना ही लेना। बड़ी बड़ी जो हैं कंपनियां वो करवाती हैं एडवर्टीजमेंट। तो फेना ही लेना से मतलब होता है कुछ। फेना क्यों लेना? क्योंकि सबसे पहले जो विज्ञापन होता है, उसकी जो कंपनियां है, उसके जो ऑनर हैं, जब एडवर्टाइजमेंट का कंडीशंस आता है तो उसमें मतलब है कि जो मेरे व्यूवर्स होंगे उसको फेना के बारे में जानकारी होगी, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही नॉमेनक्लेचर आया, नेमिंग के कंडीशंस आए, तो इसका मतलब है फेना के सिवाय भी मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट हैं, इसलिए तो फेना ही लेना। नहीं तो डिटर्जेंट लेना, वॉशिंग पाउडर लेना, कपड़ा को धोने वाला साबुन लेना, फेना ही क्यों लेना भाई? तो फेना के सिवाय भी कुछ है मार्केट में, ये बातें आपको एज्यूम करना होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे डिटर्जेंट्स हैं, उसमें फेना भी एक है। और आप कपड़ों में अगर चमकदार सफाई चाहिए तो फेना ले लो, ठीक है। अब बात करें हम नोटिस की। लगा रहता है बहुत बड़े बड़े नोटिस, तो नोटिस आपको एज्यूम करने 100% कि जो नोटिस लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली जो व्यूअर्स है, जो रीडर्स है, वो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। थर्ड नंबर, अपील की बात करते हैं। अपील में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करने हैं। रिक्वेस्ट की बात करते हैं। अब आपका फ्रेंड आता है आपके घर में, क्लासेस अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, स्कूल में बहुत ज्यादा ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, कई जगहों पे हुआ भी। आप कहते हो कि चलो आज बैठ के हम लोग मूवी देख लेते हैं, थिएटर नहीं जा पाते हो अभी, तो मूवी देख लेते हैं। आप अपने फ्रेंड को बोलते हो और वो बोलता है नहीं मुझे कहीं और जाना है। आप बोलते हो उसको बाद में निपटा लेना, अभी मूवी देख लो। आप क्या थिंक करके उसे बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि आज मूवी देख ही लो घर पे? रीजन है, आप किसी दूसरे बंदे राह चलते किसी फ्रेंड को, किसी पर्सन को नहीं कहते कि चलो मेरे घर में मूवी देख लेना। रीजन क्या है? बड़ा ही सिंपल है कि आपका एजम्पशन जो होता है कि मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरा फ्रेंड मूवी देखने के लिए रुक जाएगा आपके घर पे। तो रिक्वेस्ट के भी कंडीशंस में आप पॉजिटिव एज्यूम करते हो। ऑर्डर का कंडीशन है, ऑफिस में आप अपने जो आपके हैं स्टाफ ऑर्डर देते हो कि ये फाइल वहां से वहां रख दो। आप दूसरे बंदे को राह चलते क्यों नहीं ऑर्डर देते हो इस फाइल को उधर से उधर, या मेरे लिए ग्लास पानी लेके आओ? तो ऑर्डर भी आप वहां दोगे जहां पे आपका एजम्पशंस होगा कि आपके ऑर्डर का रिस्पॉन्स
होना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना है। सजेशंस की बात करें, आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स पूछते हैं 10+2 के बाद कहां जाएं, मेडिकल तरफ जाएं, इंजीनियरिंग जाएं, यूपीएससी का प्रिपरेशन करें, आपसे क्यों सजेशंस लेते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि आप अच्छा सजेस्ट करोगे, और आप जो सजेस्ट करोगे, आप भी इसलिए सजेस्ट करते हो क्योंकि आप जो सजेस्ट करोगे वो आपके यंगर्स मानेंगे, भले ही ना माने, लेकिन आपका एजम्पशंस तो ये होगा ही। नेक्स्ट, एप्लीकेशन में भी सेम बात। अगर हम एप्लीकेशंस कहीं देते हैं तो ऑब्वियस है आपका थिंकिंग होता है कि हमारा जो एजम्पशंस है वो पॉजिटिव होने चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग अगर इतनी जानकारी है तो एजम्पशंस के क्वेश्चंस को आप देखते ही चुटकियों में बनाओगे। देखें क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो इसमें एजम्पशंस के क्वेश्चन से पहले कुछ फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट आपके क्वेश्चंस पेपर पे पुटअप होगा। पहला, इफ ओनली एजम्पशंस 1 इज इम्प्लिसिट, मतलब अगर पहला सही है, वैलिड है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। सेकेंड नंबर, इफ ओनली एजम्पशंस 2 इज इम्प्लिसिट, मतलब अगर दूसरा सही है, दूसरा वैलिड है, तो हम सेकेंड नंबर को। थर्ड नंबर में अगर कंडीशंस हैं इधर के दोनों में से कोई एक हो सकता है तो हम थर्ड नंबर पुट अप करेंगे। फोर्थ नंबर, इफ नाइदर एजम्पशन वर नोर एजम्पशंस 2 इज इम्प्लिसिट, मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों के दोनों एजम्पशंस इनवैलिड हैं, तो हम 4 नंबर को टिक अप करेंगे। फिफ्थ नंबर में, इफ बोथ द एजम्पशंस 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, तो फिफ्थ मतलब दोनों के दोनों एजम्पशन सही है, तो हम सही करेंगे 5 नंबर को। अब ये फॉर्मेट देखना है और इसके अकॉर्डिंगली हम मूव करेंगे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। The government has decided to provide monetary relief to the farmers in the drought hit areas. ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? मॉनिटरी रिलीफ दे रही है। मॉनिटरी रिलीफ कौन से, कहां पे? ड्राउट हिट एरियाज जो है, सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है, उसे मिल रहा है मॉनिटरी रिलीफ। फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, सपोज करो अभी बहुत जगह पे उत्तराखंड में या डिफरेंट प्लेसेस पे फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, तो अगर मॉनिटरी रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट, तो ऑब्वियस है जो अफेक्टेड पर्संस हैं, जो अफेक्टेड एरियाज के पर्संस हैं, फार्मर्स हैं, वो तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन का वेलकम करेंगे। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट अगर कोई सर्कुलर इशू करती है तो पब्लिक उसे वेलकम करती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, तो क्या किया गवर्नमेंट, हम लोगों ने क्या किया, जो सिटीजन्स हैं वो वेलकम करा कि नहीं? तो गवर्नमेंट अगर कोई सर्कुलर इशू करती है तो उसे हमारा काम है कि हम वेलकम करेंगे, मास ऑफ द पर्संस। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, द फार्मर्स ऑफ द अफेक्टेड एरियाज में एक्सेप्ट द गवर्नमेंट रिलीफ। अब भैया बहुत नुकसान हुआ है, तो नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट से कुछ मिल रहा है, तो आप कैसे छोड़ोगे बताओ? तो ये तो ऑब्वियस है कि आप एक्सेप्ट करोगे ही, भले ही आपका नुकसान ना हो, फिर भी कहोगे कि नहीं मेरा तो बहुत नुकसान हुआ। ठीक है। सेकेंड नंबर, द गवर्नमेंट मशीनरी में बी एबल टू रीच द अफेक्टेड फार्मर्स टू प्रोवाइड रिलीफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इस पे थोड़ा सा थिंक करना है। गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट करा, ये डिक्लेरेशन करा कि जो ड्राउट हिट एरियाज है हम वहां के फार्मर्स को मॉनिटरी रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसे तो अनाउंस नहीं करेगी, गवर्नमेंट यूं ही तो डिक्लेयर नहीं करेगी। ये फ्रेंड्स वाली बात तो नहीं है कि तुम मूवी देखने आ जाना और आप पहुंचो ही नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर डिक्लेरेशन करा है तो गवर्नमेंट मशीनरी ऑलरेडी एबल है, वो ऑलरेडी पैरेलल में प्रिपेयर्ड है कि हम वहां जाकर के इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सेकंड नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऐसे नहीं डिसीजन लेती। तो इसके दोनों जो एजम्पशंस हैं ये बिल्कुल ही सही है, मतलब बोथ। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? फिफ्थ नंबर। देखते ही बनेगा, आप जैसे ही इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पढ़ते हो एजम्पशंस को क्लिक करते हो।
स्टेटमेंट के पीछे में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करना। स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ, वो कभी गलत नहीं है। अगर आपके अकॉर्डिंग सही नहीं भी है तो हम स्टेटमेंट के पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे। एजम्पशंस को चेक करेंगे और देखने कि कौन से एजम्पशंस इंप्लिसिट हो रहा है। मूव करते हैं दूसरे एजम्पशंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल were instructed by the principal to reach school at least 15 minutes before the stipulated time for the coming month। मतलब क्या है कि जितने भी छात्र हैं स्कूल के, सबों को प्रिंसिपल द्वारा आने वाले महीने के लिए निर्धारित समय से कम 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचने का निर्देशन दिया गया था। जो स्टिपुलेटेड टाइम था उसे 15 मिनट्स पहले आ जाओ। अब एजम्पशंस स्टेटमेंट तो हमने देख लिया, अब एजम्पशंस की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर, द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शन। क्यों भाई? फी तो नहीं बढ़ गया है आपका, आप कब प्रोटेस्ट करोगे? ऑनलाइन का कंडीशंस आया, बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे और स्कूल ने फी का बर्डन दे दिया, आप प्रोटेस्ट करना शुरू करोगे, भैया मेरे बच्चे स्कूल जाते नहीं है और आप फी ले रहे हो। इसमें तो प्रोटेस्ट की बात नहीं है। आपके बच्चे 15 मिनट पहले पहुंच जाएं, सेफली पहुंचे, कंफर्टेबली वो क्लासरूम तक जाए, तो आप वेलकम करोगे। हाँ बिल्कुल, ये तो आपके बच्चों के लिए ही, बच्चों के हित में है, तो पेरेंट्स जो हैं वो वेलकम करेंगे। प्रिंसिपल बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप सपोर्ट करोगे, वेलकम करोगे। तो फर्स्ट नंबर एजम्पशंस बिल्कुल सही है। प्रोटेस्ट है मतलब आप कैंसल, यहां पे वेलकम करोगे और यहां पे प्रोटेस्ट है मतलब प्रोटेस्ट नहीं करोगे। तो फर्स्ट नंबर को आपने क्या करना है? कैंसल कर देना। वेलकम कर रहे हो, प्रोटेस्ट दिया हो। सेकेंड नंबर, द पेरेंट्स में रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू विड्रॉ दिस इंस्ट्रक्शंस। भाई क्यों? ऐसा क्या कर दिया आप प्रिंसिपल ने कि आप कह रहे हो कि नहीं आप ये वापस करो, ये इंस्ट्रक्शंस आप वापस ले लो। आपसे ना फी ज्यादा लिया जा रहा है, ना स्कूल में एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात है, सिर्फ 15 मिनट्स पहले बच्चों को बुलाया जा रहा है ताकि वो कंफर्टेबली क्लासरूम तक जाए, हौच पौच ना हो जाए, लेट ना हो जाए बच्चे। ठीक है, तो सेकंड नंबर भी गलत है। पेरेंट्स कभी भी ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि आप विड्रॉ कर लो इंस्ट्रक्शंस। तो यहां क्या हो जाना चाहिए? नाइदर वन नोर टू, दैट इज फोर्थ नंबर। दोनों में से एक भी सही नहीं है। आगे चलें, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार ये चैप्टर है, इसको अच्छे से समझना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली अगर आप थिंक करते हो तो एनालिटिकल के एजम्पशंस हो, आर्गुमेंट्स हो, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आप एग्जामिनेशंस में सही करके आओ। थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। If you have obtained 75% or more marks in 10th standard examination, your admission to our coaching class for 12th standard is guaranteed an advertisement। विज्ञापन की बात, फेना है लेना की बात। ठीक है, तो विज्ञापन की बात है यहां पे। तो विज्ञापन क्या सोच के कराया जाता है कि assumptions मेरा पॉजिटिव हो, बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए। अब फर्स्ट नंबर कह रहा है कि भाई ब्राइट स्टूडेंट्स डू नॉट जनरली ऑप्ट फॉर अटेंडिंग कोचिंग क्लासेस। अब अगर ये कोचिंग का प्रिंसिपल थिंक कर ले कि जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग क्लासेस नहीं लेगा, तो ऐसा विज्ञापन देने की जरूरत क्या है? 75% स्कोर करो और 75% स्कोर करने वाले कोचिंग क्लास नहीं लेते, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। फेना ही लेना, लेकिन फेना कपड़ों को चमकदार नहीं करती है, तो कभी भी फेना बिकेगा नहीं बिकेगा। तो फर्स्ट नंबर जो कंडीशंस है ये तो पहले ही इस एजम्पशंस को हम कैंसल करते हैं। सेकेंड नंबर की बात करते हैं। द कोचिंग क्लास हैज एडिक्वेट कैपेसिटी टू अकोमोडेट ऑल सच स्टूडेंट्स। ऑब्वियस कैपेसिटी है अकोमोडेशंस का, तभी तो बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं। मूवी रिलीज होने वाली है तभी तो थिएटर में लगा हुआ है कमिंग सून, और कैपेसिटी भी है कि अगर फुल हाउस हो भी जाए तो कोई परेशानी ना हो। सेकंड नंबर बिल्कुल सही है कि द कोचिंग क्लास हैज एडिक्वेट कैपेसिटी टू अकोमोडेट ऑल सच स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, मतलब दूसरा नंबर एजम्पशंस बिल्कुल सही। आगे चलें, नेक्स्ट क्या है?
थर्ड नंबर है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज गिवन परमिशन फॉर होल्डिंग फन फेयर्स इन द लोकल फुटबॉल ग्राउंड ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। कब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसा परमिशन कब दिया? फन फेयर के होल्डिंग कब लगे लोकल फुटबॉल ग्राउंड में? ड्यूरिंग द हॉलीडे सेशन। जो छुट्टी का टाइम है, छुट्टियों का टाइम है, हॉलीडे सेशन है, उसमें फन फेयर का आप होर्डिंग लगाओ फुटबॉल ग्राउंड में। फर्स्ट नंबर assumptions, the local residents may protest against the corporation decision। क्यों? छुट्टियों का टाइम है, फन फेयर होने वाला है, होर्डिंग लगा दिया, क्यों आप प्रोटेस्ट करोगे? और अगर ये थिंक होता तो होर्डिंग नहीं लगता। गवर्नमेंट का डिसीजन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का डिसीजन है, मास ऑफ द पीपल वेलकम करेंगे। फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही गलत है। क्यों? यहां पे प्रोटेस्ट आ गया। सेकेंड नंबर मेनी पीपल मे नॉट पार्टिसिपेट इन द फन फेयर। यहां पे मेनी पीपल मे नॉट पार्टिसिपेट इन द फन फेयर, अगर ये पता होता तो होर्डिंग नहीं लगता। मतलब दोनों के दोनों एजम्पशंस आपके गलत हैं। आंसर क्या होना चाहिए? 4 नंबर। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चंस देखते हैं। The General Administration Department has issued a circular to all the employees informing them that henceforth the employees can avail their lunch break at any of the half-hour slots between 1 p.m. and 2:30 p.m. 1 p.m. to 2:30 p.m. के बीच में आप कोई भी हाफ एन आवर स्लॉट में लंच ब्रेक ले सकते हो। तो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, आप वेलकम करोगे इंप्लॉइज जो होंगे वहां, और आपको हाफ एन आवर मतलब जितना मिलता था आपको उतना ही मिल रहा है। टाइम इस बीच में आप कभी भी ले सकते हो। तो फर्स्ट नंबर एजम्पशंस, द इंप्लॉइज में वेलकम टू डिसीजन। बिल्कुल टाइम तो नहीं कट हो रहा है आपका। ऐसा तो नहीं है कि 15 मिनट ही आपको अब लंच ब्रेक मिलेगा, पहले हाफ एन आवर मिलता था, तब आप प्रोटेस्ट कर भी सकते थे। फर्स्ट नंबर एजम्पशंस बिल्कुल सही है, वेलकम करेंगे इंप्लॉइज। Second number, there may not be any break in the work of the organization as the employees will have their lunch break at different time slots। बिल्कुल यही थिंक करके तो ये किया गया है कि 1 to 2:30 के बीच में आप लंच ब्रेक लो, कि जो टाइम है ये अगर ये 1 to 2:30 का है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, एक ही फिक्स नहीं होता है, तो क्या है जो वर्क जो लोड है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो सेकेंड नंबर भी बिल्कुल ही सही, मतलब हमारा एजम्पशंस यहां होना चाहिए 5th नंबर। सिर्फ आप एजम्पशंस के अगर जो प्रैक्टिकली जो आप थिंक करते हो वो कॉन्सेप्ट्स है आपके पास, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थिंकिंग में, वो अगर आपके पास है, थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होकर के इंफॉर्मेशंस को और एजम्पशंस को पढ़ लेते हो, तो एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस बिल्कुल ही कम समय में आप बना सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बहुत सारे वीडियोस के थ्रू। तो फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।